मैं मुर्दा कज़्ज़ाक़ के जिस्म से लिबास उतारने लगा जो सरदार से बातें करता रहा था और जिसके बारे में मेरा अंदाज़ा था कि वो अपने गिरोह में किसी नुमायां हैसियत का हामिल रहा होगा। सरदार ने 4 अफराद को मेरा पैगाम देकर मोर्चों में मुतय्यन लोगों की तरफ रवाना कर दिया। सरदार अबुल हसन ने मुझसे कहा, आपकी हिदायत के मुताबिक पैगाम रवाना कर दिया गया है सरदार मोहतरम। मैंने कहा, मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करें सरदार आप हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन जहां इंतहाई जरूरी होगा वहां मैं अपनी बात पर इस तरह इसरार करूंगा। सरदार ने कहा, ठीक है सैयद अली, तुम मेरे मुकाबले में बहुत बेहतर कुव्वत फैसला के मालिक हो। तुमने फैसला किया है तो यकीनन कुछ सोच कर ही किया होगा। मैंने कहा, हाँ सरदार मोहतरम, बिल्कुल यही बात है। मेरे जहन में बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ बैठ कर कुछ नहीं कह सकता। कज़्ज़ाक़ों के पास पहुंचने के बाद पता नहीं किन हालात से दो चार होना पड़े। इस वक्त तो फौरी फैसला करना होगा और उनके मुकाबले में यकीनी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करना होगी। क्या आपकी नज़र में बस्ती का कोई ऐसा आदमी है जो बदलते हुए हालात में तेजी से फैसले तब्दील कर सके? सरदार ने कहा, नहीं, बस्ती में ऐसा कोई आदमी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था कि तुमने अपनी जिंदगी एक बहुत बड़े मकसद के लिए वक्फ कर रखी है। तुम्हारी हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। अगर ये बात ना होती तो मैं हरगिज इतनी शद्दोमत से तुम्हारी मुखालिफत न करता। मैंने कहा, यह सिर्फ अंदाज़े फिक्र का फर्क है सरदार मोहतरम। कोई नहीं जानता कि मुस्तकबिल के पर्दे पर क्या लिखा हुआ है। हर शख्स अपनी तरफ से बेहतरी की ही सोचता है, मगर उसे नहीं मालूम होता कि वो जो कुछ कर रहा है उसका अंजाम क्या होगा। मैं आपको अपनी एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद है, आज सुबह भी आपने मुझसे यही बात की थी कि चूंकि मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है, लिहाजा मैं कज़्ज़ाक़ों के चक्कर में न पड़ूं और उनकी आमद से कबल ही यहाँ से निकल जाऊँ। सरदार ने कहा, हाँ मैंने ये बात कही थी, मुझे याद है, और मेरे ख्याल में मेरी बात कुछ ऐसी ज्यादा गलत भी नहीं थी। मैंने नरमी से कहा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सरदार मोहतरम। फर्ज करें कि मैं आपकी बात मानकर यहाँ से निकल जाता और रेगिस्तान में 15-20 मील सफर करने के बाद यही कज़्ज़ाक़ मुझे वहाँ टकरा जाते और हमसे हमारे ऊंट छीन कर हमें सहरा के वस्त में पैदल सफर करने के लिए छोड़ जाते तो क्या होता? सरदार ने अटक अटक कर कहा, लेकिन ये तो सिर्फ एक मफरूज़ा है अली, मुमकिन है ऐसा ना होता। मैंने कहा, यह मफरूज़ा नहीं है सरदार मोहतरम, ये तो एक इम्कानी बात है। हम चूंकि मुस्तकबिल से लाइल्म होते हैं, लिहाजा ये फैसला नहीं कर सकते कि हमने जो कुछ किया अगर उसके बरक्स करते तो क्या होता। लिहाजा मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि हमें हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारा ज़मीर मुतमईन हो। फिर नतीजा जो भी निकले, कम से कम आदमी अपनी हद तक तो बेइत्मीनानी का शिकार नहीं होगा। सरदार ने कहा, मगर तुम्हारे अपने झंझट भी तो कम नहीं थे कि अब तुमने कज़्ज़ाक़ों के चक्कर में भी अपनी टांग फंसा दी। मैंने कहा, मैं खास तौर पर तो इन कज़्ज़ाक़ों से नहीं उलझा। निचला बैठना मेरी फितरत के खिलाफ है। आज मेरा सफ़र करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथों इन कज़्ज़ाक़ों से भी 2-2 हाथ हो जाएं। ये ख्याल दिल से निकाल दें कि मैंने खास तौर पर आप लोगों की खातिर कज़्ज़ाक़ों से नबरदाज़मा होने का फैसला किया है। सरदार बोला, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो अली, हमारी खातिर तुम अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाए दे रहे हो। मैंने कहा, यकीन करें ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ रुकने के लिए मजबूर ना होता तो अपनी मुहिम पर रवाना हो जाता। मैं अपने फर्ज से एक लम्हे के लिए भी गफलत नहीं बरत सकता। सरदार से बातों के दौरान मैंने अपना काम भी जारी रखा था और मैंने न सिर्फ कज़्ज़ाक़ के कपड़े उतार लिए थे बल्कि उन्हें पहन भी लिया था। मैंने स्याह ढाटे से अपना मुंह छुपाते हुए सरदार से पूछा, सच बताओ, क्या मैं इस लिबास में बिल्कुल एक कज़्ज़ाक़ नहीं लग रहा? सरदार बोला, मुझे यकीन है कि जब तुम कज़्ज़ाक़ के ऊंट पर बैठकर यहाँ से निकलोगे तो कज़्ज़ाक़ खुद भी धोखा खा जाएंगे। मैंने कहा, फायरिंग में कुछ ठहराव आ गया है। ऐसा मालूम होता है कि दोनों फरीक अब सिर्फ गोलियां चलाने के लिए फायरिंग कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनकी फायरिंग से हरीफ को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। सरदार बोला, हाँ, अब फायरिंग सिर्फ इस बात के ऐलान के लिए हो रही है कि अभी हमारे पास असलहा मौजूद है। उन 4 आदमियों में से एक वापस आ रहा था जिन्हें सरदार ने मेरा पैगाम देकर मोर्चों में मुतय्यन अफराद के पास भेजा था। उसने कहा, पैगाम पहुंचा दिया गया है सरदार। सरदार ने उसे पूछा, लड़ाई की क्या सूरत हाल है? वो बोला, पहले हल्ले में कज़्ज़ाक़ों के 5 आदमी और 4 ऊंट मारे गए थे। उसके बाद वो तेजी से पीछे हट गए। हमारे किसी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सरदार ने पूछा, इस वक्त कज़्ज़ाक़ कहाँ हैं? वो बोला, वो हमारी गोलियों की जद से बाहर हैं और उन्होंने रेत के एक टीले के अक़ब में महाज बना लिया है जहाँ उन्हें वैसे भी कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। मैंने पूछा, तुमने उनसे ये भी मालूम किया कि कज़्ज़ाक़ों की कुल तादाद क्या है? वो बोला, जी हाँ, उनकी कुल तादाद 25 थी। 5 अफराद तो नखलिस्तान के अंदर आ गए थे और बकिया 20 कज़्ज़ाक़ बाहर ही कुछ फासले पर रुक गए थे। उन 20 में से भी 5 मारे गए, यानी अब सिर्फ वो 15 हैं। सरदार ने तशवीशनाक लहजे में कहा, 15 अफराद बहुत होते हैं अली।
अब भी अपने इरादे पर नजर सानी कर लो। कज़ाकों से निमटने की हम कोई और तदबीर ढूंढ लेंगे। मैंने सरदार की सुनी अनसुनी करते हुए उस शख्स से पूछा, क्या कज़ाकों का सरगना भी मौजूद है? वो बोला, जी हाँ, वो भी उनमें मौजूद है और आपकी हिदायत के बमूजिब उसे गोली मारने से गुरेज किया गया है। मैंने कहा, 15 अफराद बहुत ज्यादा नहीं होते सरदार, खास तौर पर इस सूरत में कि वो मुझसे मुताल्लिक इस धोखे में रहेंगे कि मैं उन्हीं का साथी हूँ। सरदार बोला, तो फिर यूं कर लो कि अपने साथ 4 और अफराद को ले जाओ। आखिर यहाँ 5 कज़ाक आए थे। मैंने कहा, आप मेरी तरफ से बिल्कुल फिक्र न करें सरदार, मैं तनहा भी उनसे निमट लूंगा। जरा देर बाद बकिया 3 अफराद भी वापस आ गए। उन्होंने मोर्चों में मुतय्यन दीगर लोगों तक भी मेरी हिदायत पहुंचा दी थी। मैंने उनसे भी पूछगिछ की और उनके बयानात भी पहले शख्स से मुख्तलिफ साबित न हुए। गोया अब मुझे तनहा 15 कज़ाकों का मुकाबला करना था। मैंने ऊंट पर सवार होते हुए सरदार से कहा, कज़ाकों की लाशें ठिकाने लगवा दें और उनके ऊंट कब्जे में लेकर महफूज मकाम पर भिजवा दें। कज़ाकों से जंग अब आपकी सरकर्दगी में होगी। आपके पास अब असलहे की कमी तो नहीं रही, लिहाजा आपको कोई खतरा भी नहीं होना चाहिए। मेरी वापसी तक सारे मामलात आपकी सवाबदीद पर होंगे। सरदार बोला, तुम मेरे कांधों पर भारी जिम्मेदारी डालकर और मुझे बड़ी मुश्किल सूरत हाल में छोड़कर जा रहे हो। मुझे ये तो बता दो कि तुम्हारी वापसी का इंतजार कब तक किया जाए। मैंने कहा, मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरी वापसी कब तक मुमकिन हो सकेगी। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि कज़ाकों के दरमियान मुझे किस सूरत हाल से दो चार होना पड़े। बस जब तक आपको वापसी की उम्मीद रहे मेरा इंतजार करें, और जब आप मेरी वापसी की तरफ से मायूस हो जाएं तो मेरा इंतजार करना तर्क कर दें। मैं अपनी वापसी के लिए वक्त का कोई पैमाना मुकर्रर करने से कासिर हूँ। सरदार ने झिझकते हुए कहा, बकिया मामला तो खैर मैं संभाल लूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र मुझे तुम्हारे साथी की है। तुम वापस ना आए तो मैं उसके साथ क्या सलूक करूं? मैंने कहा, जब मैं वापस ही नहीं आऊंगा तो मुझे इस बात की क्या परवाह हो सकती है कि उसके साथ क्या सलूक हो। आप इस मामले में आजाद होंगे, उसके साथ जो जी चाहे सलूक करें। सरदार ने रूंधी हुई आवाज में कहा, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो सैयद अली, तुम हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रहे हो। पूरा कबीला जुराता तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो रहेगा। मैंने कहा, जिस शख्स के लिए इतने बहुत से लोग दुआएं करें वो नाकाम कैसे हो सकता है सरदार मोहतरम। और मैं वहां से रवाना हो गया। नखलिस्तान के सिरे तक मैं ऊंट को सुस्त रफ्तारी से चलाता रहा, मगर जैसे ही ऊंट नखलिस्तान से बाहर निकला मैंने उसे पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। कबीला जुराता के लोग और कज़ाकों के दरमियान मार्का जारी था। वक्फे वक्फे से दोनों जानिब से इक्का दुक्का फायर अब भी हो रहे थे। धूप में जर्दी आ चुकी थी, मगर रेगिस्तान अब भी जहन्नम की भट्टी बना हुआ था। मुझे नखलिस्तान से निकले चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक फायरिंग में तेजी आ गई। ये फायरिंग नखलिस्तान की तरफ से हो रही थी और मुझ पर की जा रही थी। गोलियां मेरे कान के आसपास से मेरे दाएं बाएं से गुजर रही थीं। बाज गोलियां ऊंट के पैरों के पास रेत में आकर धंस जाती। ये सब कुछ एक दिखावा था जो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा था। मुझे उस फायरिंग से खौफजदा नहीं होना चाहिए था, मगर उसके बावजूद मैं इस अंदेशे में घिरा हुआ था कि कहीं किसी का हाथ बहक न जाए और कोई भूली भटकी गोली मुझे या ऊंट को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मगर ऐसा न हुआ। वो लोग वाकई सच्चे निशानेबाज थे। गोलियां मेरे खासे करीब से गुजर रही थीं। कज़ाकों ने शायद मुझे देख लिया था और अपने साथी की हैसियत से शनाख्त भी कर लिया था, इसलिए उनकी जानिब से भी फायरिंग में शिद्दत पैदा हो गई। वो नखलिस्तान की तरफ फायरिंग करके मुझे कवर देने की कोशिश कर रहे थे ताकि कबीला जुराता वालों की तवज्जो मेरी जानिब से हट जाए और मैं बहिफाजत कज़ाकों तक पहुंच जाऊं। बिलाखिर गोलियों का ये तूफान गुजर गया। मैं गोलियों की रेंज से सही सालिम निकल आया था, मैं भी और मेरा ऊंट भी। मेरे मुंह पर स्याह ढाटा बंधा हुआ था, जिसकी वजह से कज़ाकों के लिए मुझे पहचानना मुमकिन नहीं रहा था। दूर से तो उन्हें धोखा देने के लिए ऊंट और मेरा लिबास ही काफी था, लेकिन करीब पहुंचने के बाद उस ढाटे ने मेरी बहुत मदद की। कज़ाकों तक पहुंचने के लिए मुझे उस रेतीले टीले का चक्कर काटना पड़ा जिसके अकब में वो मौजूद थे। उनमें से कुछ तो टीले के ऊपर औंधे लेटे बदस्तूर फायरिंग करने में मसरूफ थे और कुछ टीले से उतर कर मुस्तरिबाना अंदाज में मेरी तरफ देख रहे थे। उनके ऊंट टीले से कुछ ही दूर बैठे थे। कज़ाकों का सरगना भी उनके दरमियान मौजूद था, जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि वो स्याह निकाब में रहता है। अपने स्याह निकाब में वो दूर ही से पहचाना जा रहा था। उसका लिबास भी दूसरे कज़ाकों से मुख्तलिफ था और उसके हाथों तक पर दस्ताने मौजूद थे। कज़ाकों के नजदीक पहुंचने तक मैं उनके ऊंट शुमार कर चुका था। वो तादाद में 15 थे। गोया मुझ तक पहुंचने वाली हर इत्तला दुरुस्त थी। कज़ाकों के पास पहुंचने तक न सिर्फ मैंने उन्हें शुमार कर लिया था, बल्कि मैं अपने आइंदा इक़दाम के बारे में भी फैसला कर चुका था। मैं घबराई हुई आवाज में चीखा, भागो यहाँ से, हमारे खिलाफ साजिश हुई है, नखलिस्तान में पुलिस मौजूद है।
मैंने उस कज़ाक की आवाज़ की नकल उतारने की कोशिश की थी जिसका लिबास उस वक्त मैंने पहन रखा था। मैं अपनी इस कोशिश में ज़्यादा कामयाब तो नहीं रहा था, मगर पुलिस के नाम ने कज़ाकों पर ऐसी बौखलाहट तारी कर दी थी कि अगर मैं उन्हें अपनी असल आवाज़ में भी ये बुरी खबर सुनाता तब भी वो आवाज़ का फ़र्क शनाख्त न कर सकते। मेरी बात सुनकर उनमें शदीद अफरा तफरी फैल गई। फायरिंग का सिलसिला यकलख्त ही मौकूफ़ हो गया और सारे कज़ाक पुलिस पुलिस चीखते हुए अपने अपने ऊँटों की तरफ दौड़ पड़े। उनकी बौखलाहट देखकर मुझे अपनी हंसी पर काबू पाना दुश्वार हो रहा था, मगर मौके की नज़ाकत का तकाजा था कि मैं ऐसी कोई भी हरकत करने से गुरेज करता जिसके बायस वो मेरी तरफ से मशकूक हो जाएं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया और कज़ाकों को बड़ी उजलत में ऊँटों पर सवार होते हुए देखता रहा। उनमें से कई ने तो अपनी गन्ने तक वहीं रेत पर छोड़ दी थी। कज़ाकों का सरगना भी बौखलाहट का शिकार होने से नहीं बच सका था। अफरा तफरी में ऊँटों पर सवार होने वालों में वो भी शामिल था, लेकिन उसने बहुत जल्द खुद पर काबू पा लिया था, इसलिए कि जब कज़ाक वहां से फरार होने लगे तो मैंने उन सब से पीछे रहने की कोशिश की। कज़ाकों के सरगना की तवज्जो मेरी जानिब थी, चुनाचे उसने भी अपने ऊँट की रफ्तार सुस्त की और अपना ऊँट मेरे ऊँट के बराबर ले आया। सरगना ने मुझसे पूछा, तुम्हारे साथियों का क्या बना समसाम, और तुम वहां से कैसे बच कर निकल आए? मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, वो चारों मारे गए। बस मेरी किस्मत ही अच्छी थी कि वहां से बच निकला, वरना इसका कोई इम्कान नहीं था। सरगना ने गुस्सीली आवाज में कहा, वहां पुलिस की मौजूदगी का मतलब है कि कबीला जुराता के लोगों ने ही पुलिस को मुत्तला किया होगा। अब मैं उन्हें देखूंगा, पुलिस कब तक उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? मैंने कहा, पुलिस ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकेगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं हमें रेगिस्तान में घेरने की कोशिश न की जा रही हो। सरगना ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, जब उन्हें हमारे फरार का इल्म होगा तो वो नखलिस्तान से निकलकर हमारा ताक़ुब करेंगे। क्या ये हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा? सरगना ने कहा, हमारी दहशत इतनी है कि वो हमारे ताक़ुब में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। और वो वहशियाना अंदाज में हंस पड़ा। मेरी निगाहें मुस्तकिल अपने से आगे सफ़र करने वाले कज़ाकों पर जमी हुई थी। मुझे उनकी मंजिल के मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं था और ख़ुद मैं रेगिस्तान के रास्तों से लाइल्म था। मुझे जो कुछ करना था जल्दी करना था, वरना अगर हम सहरा में ज्यादा दूर निकल जाते तो मैं रास्तों की पहचान खो बैठता। दफतन सरगना ने पूछा, वहाँ कितने पुलिस वाले थे? मैंने स्टेन गन संभालते हुए कहा, बहुत थे। सरगना सामने की सम देख रहा था, इसलिए वो ये नहीं देख सका था कि मैंने स्टेन गन संभाल ली है। मैंने कहा, बस यूं समझ लो कि वो नखलिस्तान में हर तरफ बिखरे दिखाई दे रहे थे। सरगना बोला, कमाल है, इतने बहुत से पुलिस वाले रेगिस्तान से गुजर कर वहां तक पहुंच गए और हमें मालूम भी ना हो सका। कुछ अंदाजा है वो किन रास्तों पर सफर करके नखलिस्तान में पहुंचे होंगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है वो या तो हवाई जहाज से या फिर हेलीकॉप्टरों के जरिए यहाँ आए होंगे। सरगना बोला, तुम ठीक कह रहे हो, यही बात होगी, वरना उनकी आमद हमसे पोशीदा नहीं रह सकती थी। मैंने स्टेन गन सीधी कर ली, दिल ही दिल में खुदा का नाम लिया और आगे सफर करने वाले कज़ाकों पर ब्रस्ट मार दिया। उन 14 कज़ाकों को एक ही ब्रस्ट में खत्म कर देना आसान नहीं था, मगर इस सिलसिले में मेरी मशाक़ी काम आई। मैं उन सबको हलाक करने में कामयाब हो गया। कज़ाकों के साथ कुछ ऊँट भी मारे गए थे। स्टेन गन के ब्रस्ट के साथ ही रेगिस्तान में जैसे एक भौंचाल सा गया। मरने वालों की चीखें, कर्राहें और ऊँटों के बिलबिलाने की आवाज़ों ने मिलकर ऐसा शोर पैदा कर दिया था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे बराबर सफ़र करने वाले कज़ाकों के सरगना पर इस अचानक उफ्ताद से गोया बिजली सी गिर पड़ी, मगर उसके कुछ समझने से कबल ही मैं स्टेन गन का रुख उसकी जानिब कर चुका था। उसने इस्तरारी तौर पर अपना ऊँट रोक दिया। मैंने भी अपने ऊँट को ठहरा लिया। सरगना ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, इस हरकत का क्या मतलब है समसाम? मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि रेगिस्तान से कज़ाकों का राज ख़त्म हो गया, अब काफिले सुकून से सफ़र किया करेंगे। सरगना बोला, तुम समसाम तो हरगिज़ नहीं हो, मैं उसकी आवाज़ अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारी मौत हूँ। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप अपना ऊँट बिठा लो और याद रखो कि ज़रा सी भी चालाकी दिखाने पर मैं तुम्हारा वही हशर करूँगा जो तुम्हारे साथियों का किया है। सरगना ने बेचूचरा मेरी हिदायत पर अमल किया। वो सख्त खौफज़दा था और उसने किसी हथियार की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश तक न की। मैंने अगला हुक्म सादिर किया, अब ऊँट से 30 कदम दूर हट जा। उसने उस हुक्म की भी तामील की। उसके दूर हटने के बाद मैंने उस पर निगाह रखते हुए अपना ऊँट भी बिठा लिया। उसे अपनी नाजुक पोजीशन का एहसास था, इसीलिए वो कोई भी हरकत करने से गुरेज कर रहा था। उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी मेरी उंगली की एक जुम्बिश की मोहताज है। नीचे उतरकर मैं उसके ऊँट की तरफ बढ़ा और उस पर मौजूद असलहा उतार कर अपने ऊँट पर मुंतकिल कर दिया। इस काम से फारिग होकर मैं सरगना की तरफ बढ़ा। उसके करीब पहुंचकर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार है? अगर है तो मेरे हवाले कर दो। उसने कहा, मैं गैर मुसल्लह हूँ, मेरे सारे हथियार ऊँट पर ही थे। मुझे यकीन था कि वो सच बोल रहा है।
कज़ाकों के पास पिस्तौल या रिवॉल्वर का वैसे भी कोई काम नहीं होता, उन्हें तो बड़े और दूर मार असलहे से गरज होती है। सरगना ने भर्राई हुई आवाज में पूछा, तुम मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो? मैंने कहा, तुम्हें लेकर नखलिस्तान जाऊंगा। तुम कबीला जुराता के मुजरिम हो, वही लोग तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे। उसने मुझे लालच दिया, बोला, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैंने कहा, मेरा तुमसे या तुम्हारा मुझसे कोई झगड़ा तो नहीं है। तुमने उन लोगों से जो रकम तलब की थी, मुमकिन है वो तुमसे उतनी ही रकम लेकर तुम्हें छोड़ दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उसने मेरी बात काटी, बोला, मैं उन्हें उससे 10 गुना रकम देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, मेरे पास चूंकि ऐसे फैसले करने का इख्तियार नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी किस्मत का फैसला तो वहीं चलकर होगा। सरगना बोला, तुम वो रकम खुद क्यों नहीं हासिल कर लेते? अगर तुम मुझे छोड़ दो तो उतनी ही रकम मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, मैं अकेला आदमी हूँ, रकम का क्या करूँगा? नहीं, मुझे रकम देने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपना काम पूरा करना चाहता हूँ। तुम्हें उन लोगों के हवाले करके मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। सरगना ने कहा, तुम बहुत अहमक आदमी मालूम होते हो, इतनी बड़ी रकम ठुकरा देना कहाँ की अक्लमंदी है? तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैंने कहा, मेरे दिन फिरे न फिरे, लेकिन मैं तुम्हारे ऐसा हाथ जरूर रसीद कर सकता हूँ कि तुम्हारा मुंह फिर जाए। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। उसने तहकीर आमेज अंदाज में कहा, तुम इस असलहे के बल पर अकड़ रहे हो, अगर ये तुम्हारे पास ना होता तो मैं देखता कि तुम मुझ पर कैसे हुक्म चलाते। मैंने उसे घूर कर देखा, कहा, मैं अपने साथ इन ऊंटों को भी ले जाना चाहता हूँ। मैंने जिंदा बच जाने वाले 8 ऊंटों की तरफ इशारा किया, कहा, अगर मुझे उनके निकल भागने का अंदेशा न होता तो मैं तुम्हें बताता कि मैं लोगों को बगैर असलहे के भी किस तरह काबू में रख सकता हूँ। वो हिकारत से हंसा, बोला, हर बुज़दिल ऐसे ही बहाने तराशता है। बेफिक्र रहो, ऊंट कहीं नहीं जाएंगे, ये बेहतरीन सधाए हुए ऊंट हैं, इन पर कोई सवार ना हो तब भी एक साथ ही सफर करेंगे। मैंने कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे ऊंटों की तरफ से तो मुतमईन कर दिया, लेकिन मुझे तुम्हारी सलामती की तरफ से तशवीश लाहक हो गई है। वो बोला, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम सिर्फ असलहे के बल पर बहादुरी दिखा सकते हो। पहले तुमने ऊंटों का बहाना किया और अब ऐसी अहमकाना गुफ्तगू कर रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपनी सलामती की फिक्र है? मैंने कहा, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि किसी के दिल में कोई हसरत न रहे। मैं तुम्हें बगैर टूट फूट के नखलिस्तान तक ले जाना चाह रहा था, मगर शायद तुम अपनी टूट फूट कराना ही चाहते हो। उसने मज़े का खेज अंदाज में कहा, ऐसी बचगाना बातें पहले मैंने कभी नहीं सुनी। मैंने अचानक उससे सवाल किया कि अपना चेहरा तुम हमेशा छुपाए रहते हो। वो गड़बड़ा गया, बोला, नहीं। मैंने कहा, फिर चेहरा छुपाए रखने की वजह? बोला, इस तरह मैं अपने गिरोह में दूसरों से नुमाया हो जाता हूँ। वो रवानी से मेरे सवालों के जवाब दे रहा था। उसे अंदाजा हो गया होगा कि मेरा मज़ाक उड़ाकर वो अपनी परेशानियों में इजाफे के सिवा और कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन मेरे लिए ये समझना ज़रा मुश्किल नहीं था कि वो गलत बयानी से काम ले रहा है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो सिर्फ खुद को दूसरों से नुमाया रखने के लिए अपना चेहरा निकाब में छुपाए रखता होगा। उसकी यकीनन कुछ और ही वजह रही होगी और मैं वो वजह जानने के लिए सख्त बेताब था, मगर उसका मौका नहीं था। मुझे वापसी की जल्दी थी। दूसरी तरफ उसने मुझे जो चैलेंज किया था उसका जवाब देना भी ज़रूरी था, मगर मेरे पास उसका वक्त भी नहीं था। उसे शायद अपनी जिस्मानी ताकत या लड़ाई भिड़ाई की महारत पर बहुत ज़्यादा घमंड था। उसका ज़ोम तोड़ना भी ज़रूरी था। उसे ये मालूम हो जाना चाहिए था कि उसने मुझे ललकार कर कितनी बड़ी हिमाकत का इर्तिकाब किया है। मैंने एक फैसले पर पहुंचते हुए कहा, तुमने मेरा मजाक उड़ाया था कि मैंने असलहे के बल पर तुम पर काबू पाया है। मुझे अफसोस है कि मैं फौरी तौर पर तुम्हें यह मौका फराहम नहीं कर सकूंगा कि तुम मुझ पर अपनी बरतरी साबित कर सको, लेकिन मेरा वादा है कि नखलिस्तान वापस पहुंचने के बाद पहले हम ये फैसला करेंगे कि हम में से कौन बरतर है। अगर तुमने मुझ पर अपनी बरतरी साबित कर दी तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। तुमसे तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं पूछूंगा। दूसरी सूरत में तुम्हें लाफ गुजाफ करने की भरपूर सजा मिलेगी। उसने कहा, यह फैसला यहीं हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। नखलिस्तान में अगर मैं तुम पर हावी आ गया तब भी कबीला जुराता के लोग मुझे नहीं बख्शेंगे। मैंने कहा, तुम इस काबिल तो हरगिज नहीं हो कि तुम्हें बख्शा जाए, लेकिन चूंकि मैंने एक शर्त रख दी है, लिहाजा अगर तुमने वो शर्त पूरी कर दी तो तुमसे कोई तारुज नहीं किया जाएगा। सरगना ने पूछा, क्या तुम कबीला जुराता के सरदार हो? मैंने कहा, नहीं, कबीला जुराता से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो बोला, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि कबीला जुराता के लोग तुम्हारे वादे का पास करेंगे? मैंने बेपरवाही से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि तुम मेरी बात मानो, लेकिन इस स्टेन गन के बल पर मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए जरूर मजबूर कर सकता हूँ। मैंने स्टेन गन को जुम्बिश दी। वो बोला, स्टेन गन के बलबूते पर तो मुझसे तुम कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं सुकून से तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने कहा, जल्दी बोलो, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
वो बोला, तुम नखलिस्तान में ही मुझसे मुकाबला करने पर क्यों मुसिर हो, जबकि वो मुकाबला यहाँ भी हो सकता है। मैंने कहा, मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मैं रेगिस्तान के रास्तों से वाकिफ नहीं। अगर तुमसे यहाँ मुकाबला करता हूँ तो तुम हावी आ जाते हो, तो तुम यहाँ से बआसानी निकल जाओगे। लेकिन अगर मैं हावी आ गया और मेरे हाथों तुम्हें कोई गहरा नुकसान पहुँच गया, साथ ही वक्त भी ज़ाया हो गया और अंधेरा फैल गया, तो मैं वापस नखलिस्तान नहीं पहुँच सकूँगा और यहीं सहरा में भटकता रह जाऊँगा। मेरे साथ ये मजबूरी न होती तो मैं अभी इसी वक्त और इसी जगह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता। वो बोला, तुम्हारी बात में वजन है, लेकिन तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम यहाँ अजनबी हो। सवाल ये है कि तुम कौन हो। मैंने अचानक ही दुरुस्त लहजा इख्तियार कर लिया। बकवास मत करो। मुझे एहसास हुआ था कि वो वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा, जल्दी से अपने ऊँट पर सवार हो जाओ, हम वापस चल रहे हैं। उसने सरकश लहजे में कहा, अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने सर्द लहजे में कहा, तो मैं वही करूंगा जो ऐसे मौक़ों पर किया जाता है। वो बोला, यानी मुझे गोली मार दोगे? मैंने कहा, ज़ाहिर सी बात है। उसने मज़े का खेज़ अंदाज में कहा, और फिर वापस कैसे जाओगे? तुम रास्तों से वाकिफ़ नहीं हो, यकीनन भटक जाओगे। मैंने स्टेन गन से इशारा किया। मैंने कहा, इस भूल में मत रहना, मैंने अपनी आंखें खुली रख कर सफ़र किया है। रोशनी में मैं सीधा नखलिस्तान पहुंच सकता हूं। चलो ऊँट पर बैठो। मैंने स्टेन गन से इशारा किया और वो मुर्दा से अंदाज में चलता हुआ अपने ऊँट पर सवार हो गया। चंद ही लम्हों के बाद हम वापसी का सफ़र कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।